बहुत स्वागत है जयदीप अहलावत आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। क्या हाल है दिल्ली? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या शानदार। उन्होंने पूछा क्या हाल है, फोन नीचे करके जवाब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। चलिए, आपके इंतजार में बेसब्र ये कह रहे हैं सर। थैंक यू, थैंक यू। हमारा बचपन तो बीता एक ऐसे दौर में जहां पर हम कमर्शियल सिनेमा और आर्ट सिनेमा कहते रहे। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज की तारीख में अगर मैं कुछ देखना चाहूं तो वहां पर यह विभाजन खत्म हो चुका है और उसके लिए आपके जैसे कलाकार जिम्मेदार हैं। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि सिर्फ मैं नहीं हूँ, इस कतार में बहुत सारे लोग हैं हमसे पहले जिन्होंने वो अभिनय को और फिल्म मेकिंग को उस तरह से जिंदा रखा। और मुझे जेन्युइनली सच बताऊं, मुझे कभी समझ में नहीं आया ये चीज कि ये आर्ट फिल्में और ये क्या होती हैं, क्योंकि वो टूटता रहा वो हमेशा। जिनको लोगों ने आर्ट फिल्म बोला, आई एम श्योर अभी तिवारी जी बहुत बढ़िया गाना गा रहे थे, मैं भी था उस फिल्म का हिस्सा रहा, शाहिद खान प्ले किया था मैंने। तो हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि वासीपुर हम कोई आर्ट फिल्म बना रहे हैं, वो थी भी नहीं, और ना हमने सोचा था कि ये कमर्शियली हिट होगी। exactly, फिल्म मेकिंग थी। वो डिफरेंस खत्म किया गया है जो आई थिंक सबसे खूबसूरत चीज ये हुई है सिनेमा में कुछ सालों में कि इस बात का कम ख्याल रखा गया है कि ये फिल्म जो सुंदर सिनेमा बना है कि ये चलेगी कि नहीं चलेगी। बेसिक स्टोरी टेलिंग को मद्देनजर रख के राइटर्स ने, डायरेक्टर्स ने, एक्टर्स ने काम किया और वो सबको पसंद आया, तो फिर थोड़ा हौसला बढ़ा। ये पीछे जो आपके किरदारों के चेहरे हमने लगा रखे हैं, ये आपके शेड्स बताते हैं। सबके पीछे एक कहानी होती है, कहते हैं हर किरदार की। जी जी जी। ये सबसे एंडियरिंग तो हाथीराम चौधरी रहे जो जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये मैं एक्चुअली ये चेहरे मेरे नहीं है, ये उन राइटर्स के हैं जिन्होंने ये किरदार लिखे और उनके दिमाग में कुछ था उसको लेके, वो कैसे दिखते होंगे वो किरदार। तो आई थिंक ज्यादा बड़ा योगदान उनका है जिन्होंने इनको लिखा। ये सारे कैरेक्टर्स को मैं अगर आपसे उनके पीछे की कहानी आपसे जानना चाहूं, जब आप जुड़ते हैं उसके साथ, आपके जैसा एक्टर जिसको पर्दे पे देखकर हम महसूस करते हैं वो चीज, वो बिना महसूस किए तो उसको निभाता नहीं, तो उसका थोड़ा थोड़ा अंश व्यक्तित्व में जाते जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कुछ ना कुछ जब आप कोई भी कहानी पढ़ते हो, स्क्रिप्ट पढ़ते हो, तो उसका एक हिस्सा जो है वो आपको प्रभावित करता है। वही रीजन है कि आप उसको करने का मन करता है आपको। हम उसको कितना महसूस करते हैं ये मुझे लगता है बहुत सब्जेक्टिव है, एक्टर टू एक्टर, कि करते वक्त हम उसको कितना महसूस कर रहे हैं। क्योंकि ये मानिए कि जिम्मेदारी ये है कि आप उस भाव को जो कहानी में है या किरदार में है, उस हमारी जिम्मेदारी उसको आप तक पहुंचाना। जरूरी नहीं है कि मैं भी महसूस करूं, क्योंकि मैं पढ़ते वक्त महसूस कर चुका हूं। मैंने उसको जब 20 बार पढ़ा, 30 बार पढ़ा, तो मेरा जो फर्स्ट हैंड इंप्रेशन है उस भाव से, उसकी इंटेंसिटी अब वो नहीं है जो मैं करते वक्त कर रहा हूं, क्योंकि 3 महीने हो गए मुझे पढ़ते हुए। फॉर एग्जाम्पल हाथीराम चौधरी, उसको जब 3 महीने से पढ़ाए जा रहे हो आप, तो उसके जितने भाव हैं वो हमारे अंदर जो होना था वो हो चुका है। ज्यादा जिम्मेदारी ये है कि जो जिस भाव से अब हाथीराम लिखा गया है वो ऑडियंस तक पहुंचे, तो वो एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस हो जाता है। नहीं, और इतने सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स आप अगर प्ले करेंगे तो उसको ज्यादा महसूस कर लेना भी तो मुश्किल है। नहीं, किसी को भी ज्यादा महसूस करना मुश्किल है, क्योंकि मेरा पर्सनल मानना है एज एन एक्टर, क्योंकि वो फिर आई थिंक वो आप थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें खुद घुस गए आप, तो आप अपनी साइकी को एक किरदार की साइकी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सही नहीं जाएगा। उसका एक अपना एक अनुपात है, अपना एक समीकरण है जो पेपर पे है, उसमें आप अपना भाव मत डालिए, आपका अपना किरदार का भाव ही पकड़ के रखिए, वही ज्यादा बेहतर रहेगा। ज्यादा महसूस करने के बजाय ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप करते वक्त उसकी मनोदशा समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, कि कोई एक हाथीराम किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, ये आपको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है महसूस करने की बजाय। महसूस आपको पहुंचाना है, एहसास आपको पहुंचाना है, एम्पैथाइज जी और जी उसको एम्पैथाइज करना ज्यादा बेटर है। ये अभी नेहा मेरी कुलीग स्टेज पर थी, उन्होंने कहा कि आपसे ये मैं जरूर पूछूं कि आपके कई कैरेक्टर्स को देखकर लोग डर जाते हैं, आप किससे डरते हैं?
कैरेक्टर से डर जाना तो आई थिंक वो मेरी वजह से तो नहीं है, वो लिखा ही ऐसा गया है। थैंक यू सो मच। आई थिंक फिर तो वो काफी बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि अगर वो डराने लायक लिखा गया था तो डर पहुंच गया है तो मेरा काम हो गया है। आपको किससे डर लगता है? एक ही इंसान से लगता था जी, वो चले गए, माय डैड। अच्छा, उनके अलावा मुझे किसी से डर नहीं है। तो मतलब जयदीप अहलावत का बचपन कैसे बीता है? वो क्योंकि एक जाट लड़का है तो बदमाशी करता होगा, छोटा था तो। हाँ, वो जितनी हमारे गांव में अलाउड होती उतनी। कितनी अलाउड थी? काफी सारी। हरियाणा के गांव में काफी सारी बदमाशी अलाउड होती थी, पर मैं थोड़ा सा बचा, क्योंकि मॉम डैड दोनों टीचर रहे हैं, तो घर का माहौल स्कूल जैसा ही रहता था। आप स्कूल में हो या नहीं हो, तो मेरे लिए जो बाकी जो बच्चे होते थे गांव के, वो स्कूल से घर जाते थे, मैं स्कूल से ऑलमोस्ट स्कूल में ही वापस आता था। तो उस वजह से बहुत ज्यादा नहीं, पर हाँ बेसिक नहीं, तो मतलब आप डिसिप्लिन थे इस वजह से? जी, थोड़ा बहुत था। और क्या वजह थी कि आप आर्मी आप ज्वाइन करना चाहते थे? क्या वो हरियाणा के रूट्स हैं? आई थिंक क्या होता है ना, जब आप बड़े हो रहे होते हो तो जो प्रोफेशंस आपके दिमाग में आते हैं वो आसपास की इंस्पिरेशन से आते हैं। तो अभिनय का ऐसा कुछ कोई था नहीं। साहित्य से रुचि हमेशा बनी रही, क्योंकि पापा पढ़ते थे, उनकी वजह से वो शुरू हुआ। लेकिन अभिनय एज अ प्रोफेशन कभी नहीं सोचा गया था। तो जब हम 11वीं 12वीं क्लास में थे, और जो मेरी मेमोरी है, मेरा एक बैचमेट था, क्लासमेट था, संदीप मोहन, ही गॉट सिलेक्टेड इन एनडीए। तो वहां से समझा कि एनडीए सीडीएस क्या होती है। और फिर क्या होता था कि हर साल में 2 बार एसएसबी होती है, तो मतलब साल में 2 बार तो 5-6 नाम आप सुन ही लेते हो अपने कॉलेज से या किसी और कॉलेज से, कि यार वो लड़का एनडीए में चला गया, सीडीएस में चला गया, ओटीए में चला गया। तो आई थिंक वो इंस्पायर कर रहे थे आसपास के लोग, तो वो उस वजह से स्टार्ट हुआ, और वो काफी अच्छा लगता है मुझे प्रोफेशन। नहीं, हरियाणा में तो गांव के गांव हैं जहां से कितने बड़े बड़े हमारे सैनिक योद्धा सब निकले हैं। बहुत बड़ा योगदान है हरियाणा का, पॉपुलेशन और उसका परसेंटेज जो आर्मी में जाता है उसको देखते हुए। बिल्कुल सही कह रहे तो मतलब एक मन में रहा मैं बस इस बात से अब खुश हो जाता हूं कि जब भी कोई नया काम आता है, जैसे हाथीराम आता है या कोई भी नया काम आता है, तो मुझे पता चलता है कि बहुत सारे इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के ग्रुप बने होते हैं, जनरली होते हैं जैसे। तो वहां वो किरदार जो है, मेरा जिक्र हो रहा होता, यही काफी है। मैं तेरी बस में नहीं हूं, मेरा जिक्र काफी। वाह, क्या बात है। तो ये जब आपने पहली बार घर पे बताया, तो क्या शौक लगा उनको कि आप एक्टर होना चाहते हैं? नहीं, शौक तो नहीं लगा। मेरे पापा, मुझे लगता है, हमेशा से थोड़ा सा इस मामले में बहुत ही ज्यादा ओपन माइंडेड थे कि ठीक है, तुम चूज करो अपना प्रोफेशन, तुम्हें क्या करना है। बट ऑफ कोर्स डर रहता है कि यार लड़के सेटल हो जाए, बच्चे सेटल हो जाए। मैंने जब उनको बोला एक्टिंग करनी है मुझे, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोला। आप कितने साल के थे? मैं 25 का हो रहा था आई थिंक। अच्छा। ग्रेजुएशन हो गई थी, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई थी। तो जब मैंने उनको कहा कि मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट जाना है पढ़ने के लिए, एक्टिंग पढ़ने के लिए, वो थोड़ी देर के लिए उनको समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। तो एक्टिंग पढ़ोगे तो मतलब कैसे पढ़ोगे? तो एक्टिंग उन्होंने 10-15 सेकंड का एक अच्छा पॉज लिया, और वो 10-15 सेकंड उस वक्त बहुत लंबे लगे थे। तो बस उन्होंने ये पूछा कि इसमें क्या होता है। फिर मैंने उनको बताया कि एफटीआई का ये लोग पास आउट हुए हैं, इस तरह से ट्रेनिंग मिलती है। एंड देन ही टुक अगेन अ पॉज, 15 सेकंड, 20 सेकंड, एंड देन सेड, तो तुम्हें यही करना है? मैंने कहा हाँ। तो ठीक है, जाओ, दैट्स इट। एंड आई वाज शॉक्ड कि मैंने, अरे ये तो बड़ा इजी हो गया। दैट्स हाउ इट वेंट। और आपको भरोसा था कि आप इसको एक प्रोफेशन बना पाएंगे? नहीं मैम, मुझे सच बताऊं, मुझे जब मैं फिल्म शूट जा रहा था, मैंने उस वक्त तक भी ये नहीं सोचा था कि मुझे प्रोफेशनली एक्टर बनना है। अच्छा। मुझे बस एक्टिंग का, जो अभिनय का जो फील्ड है, वो बहुत पसंद था। मंच पे जाना, नाटक करना, वो सब जो हमारे कॉलेज टाइम में या पीजी के टाइम पे कर रहे थे, और उसकी वजह से मुझे वो बहुत बहुत ज्यादा सुकून देता था। तो मुझे ये था कि अगर देख लेते हैं, अगर लगा कि ठीक है, तो फिर बॉम्बे भी चले जाएंगे, नहीं तो रंगमंच तो कहीं भी कर ही लेंगे। तो ऐसा कोई स्ट्रांग भाव नहीं था जब मैं वहां गया था। बट जब आप पढ़ना शुरू करते हो और वो साल भर के बाद आपको समझ में आने लगता है सिनेमा, तब लगता है कि हाँ, ये ट्राई किया जा सकता है। नहीं, वहां तो क्रैक करना, मतलब उसके भीतर एडमिशन भी बड़ा मुश्किल होता है। वो एक बड़ा स्ट्रांग प्रोसेस है। इसका मतलब कि जयदीप अहलावत एक बहुत अच्छे स्टूडेंट भी थे।
जी, स्टूडेंट में हमेशा अच्छा रहा हूं। सीखने का जो वो रहा है, वो मुझे लगता है कि कभी से बेटर रहा है। और जितना मुझे अच्छा माहौल मिलता चला गया, जितना ज्यादा कंपटीशन मिलता चला गया, मैं उतना बेटर होता गया। ये मेरे साथ थैंक गॉड रहा। तो एफटीआई जाना इसलिए भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा कि क्योंकि जब आप एक शहर से, छोटे शहर से बाहर निकलते हो और आप अपनी जगह के आपको जो उपलब्धियां हासिल की हैं, आप बेस्ट एक्टर हो गए हो, आप ये हो गए हो, तो आपके दिमाग में है कि आप अपने स्टेट के या अपनी जगह के सबसे अच्छे अभिनेताओं में से एक हो। पर जब वहां 20 स्टूडेंट होते हैं जो इस देश के हर कोने से होते हैं, वहां जाके एहसास होता कि आप इतने भी अच्छे नहीं। तो सडनली आपका जो बार है, जो वो बढ़ गया है, वो ऊंचा हो गया। तो अब आपको उसको टच करने में ज्यादा मजा आएगा, आप ज्यादा मेहनत करने में मजा आएगा। तो ये डांस करने की शुरुआत आपका उसका शौक क्या? वो एक हीरो, एक मेन स्ट्रीम वो पर्दे पे नाच नहीं, डांस तो हरियाणा में ऐसे ही नाच लेते हैं शादियों में। ये सिर्फ घुड़चड़ी से आया है। डांस कभी से था, अभिनय बहुत बाद में आया। अच्छा, डांस शुरुआत से? जी, बहुत नाचा उन लोगों की शादियों में। पापा ने डांट दिया था 2-3 बार, किसी अनजान की शादी में कूद गया था मैं। मुझे पता भी नहीं थे कौन थे वो घर के सामने से जा रही थी, मेरा नाच निकल गया, उनका बढ़िया बाजा बज रहा था, मैं कूद गया उसमें। पापा ने बहुत डांटा था, अरे पूछ तो लो किसकी शादी है। मैंने कहा ओके, आई डिडंट नो। नहीं, क्योंकि देख के बड़ा, मतलब आप अच्छा डांस करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो शादी और जनरेटर के धुन पे नाचने वाला। एक्चुअली अभिनय में ना वो मौका मिला नहीं। चाहते थे क्या आप? नहीं, एक्चुअली ध्यान भी नहीं गया कभी। मेरे पुराने दोस्त हैं, दो तीन तो यहीं बैठे हुए हैं कॉलेज टाइम के, हाथ उठा दीजिए। उनको पता है, अशोक जी है, विकास है, तो इन्होंने बहुत टाइम तक ये कहा कि यार तुम्हें कोई नचा क्यों नहीं रहा है। मैंने कहा रोल नहीं मेरा, हाथीराम में कहा नाचूंगा मैं। पर वो फिर मिल गया, एक मौका मिला तो वहां हो गया वो। सडनली मुझे भी एहसास नहीं था, सही बताऊं तो, कि ये बात इतनी बड़ी हो जाएगी। लोगों को सडनली ऐसा लगेगा अरे यार ये आदमी नाच भी सकता है। मुझे लगा नाच तो सभी सकते हैं, आई एम श्योर सब नाच सकते हैं, बस कुछ बेताले होंगे, बहुत सारे तो सकते हैं। बहुत सारे तो बड़े बड़े जो उसको क्या शब्द में कहूं, वो मेन स्ट्रीम वाले हीरो जो अच्छी एक्टिंग भी नहीं करते हैं, वो भी नाच भी नहीं सकते हैं। नाम नहीं, नाच सभी लेते हैं। नहीं, धर्म जी ने नाच लिए थे, तो धर्म पाजी और सनी पाजी नाच लिए। उन लोगों ने तो अपने स्टेप से जा, सबका अपना अपना तरीका होता है। हाँ। नाच जो है वो शरीर का नहीं है, मन का होता है। दिखेगा वो मन से नाचते हुए। तो धर्मपाजी कौन से कमाल के शानदार स्टेप करते थे, पर उनको देखते हुए नाचते हुए आई एम श्योर बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिन्होंने बहुत मजा किया होगा जब वो नाचे थे जट यमला पगला दीवाना पे। आई एम श्योर बहुत लाजवाब। अभी भी उनका तो जज्बा वही है। बिल्कुल, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मैंने उनके साथ अभी एक फिल्म आ रही है दिसंबर में 21, जो कि हमारे यंगेस्ट परमवीर चक्र जो विजेता थे अरुण खेत्रपाल, उनके ऊपर है। और धर्म जी के साथ काम करने का मौका मिला। अमेजिंग जी, और कहानी भी अमेजिंग है ये। बिल्कुल, बहुत शानदार कहानी। एक ऐसा यंगस्टर जो 21 साल का लड़का इतनी जो रो देता है इस बात को लेके कि मैं युद्ध भूमि में क्यों नहीं जाने दे रहे हो। कमाल, अरुण खेत्रपाल कमाल थे। मेरे फेवरेट सोल्जर की कहानी है ये, लुकिंग फॉरवर्ड। लेकिन दूसरी जो आपकी जो ओटीटी आपका जो फैमिली मैन 3 वो आ गई, और मैंने कल रात को ही देखना शुरू किया। इसलिए नहीं कि आज आपका इंटरव्यू था, इसलिए क्योंकि वो जब से कमिंग सून चल रहा था तब से इंतजार था। और मुझे लगता है कि वो एक ऐसा ब्रांड बन गया है फैमिली मैन कि सब इंतजार कर रहे थे कि कुछ चीजें ओटीटी पे ऐसी हो जाती हैं कि आप इंतजार करते हैं। मनोज बाजपेयी के साथ हालांकि पहले भी आप कर चुके हैं मेरा ख्याल है, गैंग्स ऑफ वासेपुर के दौरान, या नहीं, गैंग्स ऑफ वासेपुर के दौरान क्या हुआ था कि हम एक साथ स्क्रीन पे नहीं थे, बिकॉज आई प्लेड हिज फादर रोल। हमने जो थोड़ा सा स्क्रीन शेयर किया था वो थी फिल्म चिटागोंग, जो अपराइजिंग हुई थी चिटागोंग में। उसके दौरान वो बहुत ज्यादा पहुंची नहीं फिल्म ऑडियंस तक। उसकी वजह से मुझे वासेपुर मिली एक्चुअली, मनोज भाई ने वहां रेकमेंड किया। और फिर बहुत टाइम बाद अब जाके उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। हालांकि बड़ा अच्छा लगता है कि देश के अलग अलग राज्यों के छोटे छोटे गांव के लड़के ऐसे पूरा रोल कर रहे हैं अभी। बिल्कुल नहीं, मनोज भाई तो वैसे भी बहुत इंस्पायरिंग रहे हैं। हम सब जब हम एक्टर बन रहे फिल्म शूट में थे, या हम उस दौर में थे जब हम एक्टिंग पढ़ रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आई एम श्योर ये उस वक्त भी मनोज भाई बहुत सारे एक्टर्स को इंस्पायर कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। तो
बहुत अच्छा लगा उनके साथ। कुछ होता है ना कि एक ट्रेट्स लिख दी जाती हैं, अनसेड होती हैं कि एक हीरो है तो वो ऐसा 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 होना चाहिए। उन चीजों को तोड़ने वालों में भी मनोज जी एक नाम शामिल रहे थे बिल्कुल उसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मुझे लगता है उसमें सिर्फ मनोज जी के बजाय उन डायरेक्टर्स का भी उतना ही बड़ा योगदान है जिन्होंने उस चीज को समझने की कोशिश की। मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूं कि जनरली क्या होता है कि हम एक कहानी लिखते हैं। प्रेमचंद जी ने जब कफन लिखी होगी तो उनके दिमाग में दो किरदार हैं, उनका कोई चेहरा नहीं होगा। फिल्मों में जनरली क्या गलती कर देते हैं, मुझे ये मेरा पर्सनल मानना है, मैं गलत हो सकता हूं, कि नायक पहले चुना जाता है। अगर नायक चुन लिया गया तो फिर कहानी उसके इर्द गिर्द बुननी पड़ेगी आपको। कहानी का अपना एक नायक होता है। अगर कहानी हमेशा फोर फ्रंट पे रखी गई, उसको ज्यादा अहमियत दी गई, उसके अकॉर्डिंगली आपने एक नायक चुना है। ये नहीं कि आपने नायक पहले चुन लिया और फिर उसके इर्द गिर्द कहानी बुन दी, प्रोसेस का फर्क तो पर प्रोसेस उल्टा हो जाता है। अगर सही तरीका ये है कि आपने कहानी लिखी और उसके अकॉर्डिंगली आपने एक नायक चुना, आई एम श्योर उसकी वजह से मुझे क्या नाम है, पाताल लोक मिला। जी। सुदीप भाई ने एक कहानी लिखी जिसका नाम पाताल लोक है। उन्होंने वो कहानी किसी को दिमाग में रख के नहीं लिखी। फिर उनको लगा कि कौन एक्टर है जो इसको, उनको ऐसा लगता है कि इसको निभा पाएगा। तो उस प्रक्रिया में मैं सबसे ज्यादा लकी साबित हुआ। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी कर सकता था, किसी के भी हिस्से में जा सकती थी। अब वो कैसी बनती नहीं बनती वो अलग बात है, पर वो किसी के भी हिस्से में जा सकती थी। अब सोचिए कि अगर पाताल लोक का नायक पहले चुन लिया जाता और फिर कहानी बनाई जाती तो वो उसके परिणाम शायद सेम नहीं होते, शायद कहानी भी थोड़ी सी अलग होती, अलग लगती भी देखने में। बिल्कुल सही। पर महाराज के लिए जब आपने क्या 140 किलो के हो गए थे आप? नहीं 140 नहीं मैं महाराज एक्चुअली हमारे लॉकडाउन के बाद की पहली फिल्म है। हाँ। तो उस जनवरी में मेरी लास्ट फिल्म आई थी, बागी में जब था, बागी रिलीज हुई थी और उसके एक हफ्ते बाद लॉकडाउन लगा। फिर लॉकडाउन के टाइम पे पाताल लोक आया तो घर पे पड़े थे पूरे 7-8 महीने, कहीं बाहर जा नहीं सकते थे। और भगवान की दया से थैंक गॉड घर में खाना ठीक ठाक था, अच्छा घी दूध चल रहा था। तो वो वेट बढ़ गया पड़े पड़े, पर मैं 110 किलो का था, 109.7 आज भी याद है मुझे, जिस दिन मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। और अगले 6 महीने बाद फिर 83 तक पहुंचा। पर वो उस वजन ने हेल्प किया उस स्क्रीन के किरदार में? नहीं, वेट खत्म हुआ, खत्म किया बिल्कुल। उससे उस किरदार का जो डायरेक्टर के दिमाग में जो सोच थी वो सफल हो रही थी। कि वो इंसान का जैसा भी मानसिक वो है, वो दिखने में उससे विपरीत है। दिमाग विभत्स हो सकता है, दिखने में विभत्स नहीं है। तो वो जो सोच थी वो उनको चाहिए था, पर वो 6 महीने मेरे लिए बहुत भारी पड़ गए उस चक्कर में। वापस लूज करना ना, हाँ, मतलब बड़ा मुश्किल होता जी। 28-30 किलो वेट ऑलमोस्ट लूज करना, बहुत ज्यादा शौकीन। तो उस टाइम क्या बिल्कुल छोड़ दिया था? मैंने एक भी दिन शायद ऐसा नहीं हुआ जब जो उन्होंने मुझे खाने के लिए दिया और मैंने मना किया हो। बस वही खाता था जो वो मुझे एक्चुअली देते थे। अच्छा। जो ट्रेनर थे हमारे, मुझे नहीं पता था वो क्या बनता है, कैसे बनता है, कितना है, बट वो मुट्ठी भर होता था और दिन में 2 से 3 टाइम ट्रेनिंग होती थी। 1 साल के पाप का प्रायश्चित था जी। वो 6 महीने लगे, बहुत बहुत भारी थे। मैं बीच बीच में एक्चुअली मन किया कि छोड़ो, इसी वेट में कर लेंगे, एक्टिंग ही तो करनी है, वेट का देखा जाएगा। बट थैंक गॉड आई स्टेड बैक। फैमिली मैन में असल में आपके किरदार पे आना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि शायद आप लंबे बालों में यहां पर आएंगे। पता नहीं कितने लोगों ने शुरुआत की है फैमिली मैन सीजन 3 की, कर ली ना? तो मैं तो सोच रही थी कि शायद आप उन लंबे बालों के साथ यहां पर आएंगे, लेकिन वो लंबे बाल से अलग, ये हर कैरेक्टर का एक बारीक सा शेड का फर्क ही रहता है। लेकिन जयदीप अहलावत हर कैरेक्टर में पता नहीं आप इतना एफर्ट डालते हैं या वो एफर्टलेस आता है, पर वो महसूस होता है। बस इतना ही काम है, महसूस हो रहा है ना? बिल्कुल। आप प्रक्रिया छोड़ दीजिए वो मैं अपने आप देखता रहूं। नहीं, वो प्रक्रिया आप रखें। ये एक कॉम्प्लीमेंट आपको मैं देना चाह रही हूं कि मतलब वो फर्क महसूस होता है। मतलब मुझे देखने से पहले ये नहीं समझ में आता कि क्या मेरे लिए आने वाला है, व्हाट इज टू कम। जी। पर अभी व्हाट इज टू कम
जयदीप और क्या क्या कर रहे हैं अभी? अभी तो ऑफकोर्स जैसे आपने बोला फैमिली मैन चल रहा है और 21 आ रही है दिसंबर में। तो हाँ, अभी रिसेंट इस साल में तो यही, बाकी अगले साल का, अगले साल। फिल्में ठीक है, मतलब एक ओटीटी का जो सीरीज होता है उसको शूट करने में जितना वक्त लगता है, मतलब एज अ व्यूअर मुझे ऐसा लगता है कि शायद उतने दिन में आपके दिमाग में वो सारी चीजें चल रही हैं, वो खत्म हो जाए, मतलब एक पेपर दे दें फिर दूसरे पेपर की शुरुआत करें। जी। पर आप लोगों की जिंदगी ऐसी नहीं होती है। नहीं, कोशिश की जाती है कि ऐसे ही हो कि एक काम जब तक खत्म ना हो दूसरा ना लिया जाए, और जनरली ऐसा ही होता है क्योंकि काम जब एक शूट चल रहा होता है, फॉर एग्जांपल पाताल लोक चल रहा था, तो वो 5-6 महीने कुछ और कर भी नहीं सकते, आप इतने बिजी रहते हो आप उसमें, और जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता है वो आपको अपने पर्सनल टाइम के लिए भी चाहिए होता है, लेकिन उतना वक्त होता नहीं है। फिल्में बहुत जल्दी खत्म हो जाती और डेफिनेटली, क्योंकि अगर इन एन एवरेज एक 50-60 दिन में एक फिल्म खत्म हो जाती है शूट डेज, तो उसके 3 गुना टाइम लगता है एक लंबी सीरीज को खत्म करने में, 2 से 3 गुना टाइम लगता है। तो डेफिनेटली उस वक्त आप उस किरदार के साथ, उस कहानी के साथ ज्यादा टाइम तक रहते हो और कोशिश करते हो कि एक एग्जाम खत्म हो तभी अगला शुरू किया जाए। नहीं तो 1-2 बार ऐसा हो गया बाई चांस, वो जानबूझ के नहीं किया गया, लेकिन कुछ शेड्यूल्स ऊपर नीचे होते हैं। तो एक बार कुछ ऐसा हो गया था कि मैं 2 फिल्में एक साथ कर रहा था और मैं 4 दिन मैंने 24 घंटे शूट किया है। 12 घंटे एक, घर पहुंचो, नहाओ धो, दूसरी में चले जाओ। वो पॉसिबल ही नहीं था कि हम उसका कुछ और तरीका निकाल पाए। तो मैं जनरली जो ट्रैफिक होता था उसमें, या फिर जो बीच में शूट्स के बीच में टाइम मिलता है एक शॉट से दूसरे शॉट के बीच में, उसमें सोता रहता था। पावर नैप हाँ, पावर नैप्स के साथ 4 दिन तरीके से लिया जाता है। हाँ। जो नींद तो आ जाती है, फिर खुलना मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ। पर ये जो सारे कैरेक्टर्स रहे हैं, उस सब के बीच में आपकी शुरुआत की तरफ इसलिए आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप जनरली अगर एक्टिंग पसंद है तो आपको फिल्में पसंद होती हैं जी। आप वो देखना पसंद करते हैं। किसी को तो देखकर बड़े हुए होंगे जिसका काम बहुत अच्छा लगता होगा। हाँ, लेकिन वो क्योंकि उस वक्त आपको पता नहीं ना, आपको एक्टर बनने से कोई लेना देना है नहीं। हाँ। आप हर उस इंसान की जरिए जो फिल्मों को एक अपने जीवन में एक मनोरंजन की तरह देखता है, खुश होता है फिल्में देख के। मैं भी वैसा ही था। तो हमारे दौर में वही सब, जितने भी दौर भी बदल रहा था, बच्चन साहब के दौर से लेके ये जब राजपाल, क्या नाम है अपने, मनोज भाई जो आ रहे थे, ये लोग भी आ रहे थे, और फिर अक्षय, शाहरुख सर और ये सब लोगों का दौर शुरू हुआ था जब हम बड़े हो रहे थे। तो वो बदलाव भी उस परिस्थिति में था। लेकिन फिल्में सिर्फ मनोरंजन थी, प्रोफेशन कुछ और सोच रहे थे आप। तो वो इंस्पिरेशन नहीं थे, वो तब शुरू हुए जब आप एज एन एक्टर, आपका दिमाग उस तरह से काम करने लगा। तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारे लोग हैं, मतलब आप नसीर भाई से लेके संजीव कुमार जी से लेके फिर इरफान साहब तक, तब्बू मैम तक, दुनिया भर के ऐसे एक्टर हैं जो जिनसे आप इंस्पायर होते रहे काम को लेके, नई नई फिल्मों को लेके। बाहर का सिनेमा देखने का मौका मिला जब आप फिल्मी शूट में गए, तो बाहर का जो सिनेमा है उसको समझने का मौका मिला, उनकी लैंग्वेज समझने का मौका मिला। न सिर्फ हिंदी और इंग्लिश की भाषा के, कोरियन सिनेमा है, जो मिडिल ईस्टर्न सिनेमा है, स्पेनिश है, वो जापानीज सिनेमा है। तो वो सिनेमा देख के आपका थोड़ा सा विजन बेटर होना शुरू होता है कि कहानी बहुत सारे तरीकों से कही जा सकती है। तो आई थिंक तब बहुत सारे लोगों ने अपने